नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। दोस्तों आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे ऑन द टॉपिक एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। दोस्तों जैसा आप सभी लोग जानते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज चल रही है जहां पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके जून 2025 या इसके पहले के एग्जाम्स में पूछे गए हैं उसी पर डिटेल में चर्चा करते हैं। इसके पहले नंबर ऑफ टॉपिक मैं आपको करा चुका हूं। अगर उन टॉपिक को आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज आप सभी लोगों के लिए शुरू की गई है और इस सीरीज का क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है, जो भी आपके फीडबैक्स हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स क्या होती हैं और अगेन आपका जो बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एग्जाम है उसमें क्या और किस तरीके से महत्वपूर्ण है वो हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल। देखो एक्सटर्नल का मतलब हो गया भारत के बाहर। कॉमर्शियल बोरोइंग्स, बोरोइंग का मतलब होता है उधार लेना। कॉमर्शियल का मतलब हो गया ऐसे इंस्टीट्यूशन से जिनका काम ही है उधार देना। सॉरी, जैसे कॉमर्शियल बैंकों का काम क्या है, लोन प्रोवाइड करना, तो वो क्या हो गए कॉमर्शियल बैंक्स। ऐसे एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स यानी कि देश के बाहर का कोई भी इंस्टीट्यूशन जो फंडिंग्स प्रोवाइड करता हो उससे फंडिंग लेना। तो अगेन यहां पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स रेफर्स टू लोन्स रेज्ड बाय इंडियन एंटिटीज। किसके द्वारा, जो भारतीय इकाइयां हैं, यानी कि यहां पर जो बोरोवर है वो कहां का है, इंडिया का है। इंडिया की कोई फर्म, इंडिया की कोई कंपनी बोरो कर रही है जिसे हम इंडियन एंटिटी कह रहे हैं। फ्रॉम फॉरेन लेंडर्स, फ्रॉम फॉरेन लेंडर यानी कि विदेश का व्यक्ति है, विदेश का इंस्टीट्यूशन है जो ये फंड दे रहा है। लेंडर फॉरेन का है, बोरोवर इंडिया का है, और क्योंकि लेंडर फॉरेन का है तो करेंसी इन्वॉल्व कौन सी होगी, यहां पर फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होगी। ये जो लोन लिया गया है ये फॉरेन करेंसी में लिया गया है। मान लीजिए मैंने अमेरिका के किसी इंस्टीट्यूशन से बोरो किया है तो पेमेंट मुझे डॉलर में मिलेगा, तो ये इसका मतलब है। देन दीज आर गवर्न्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ईसीबी के अंतर्गत कौन फंड ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, कौन किस मात्रा में ले सकता है, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग रूल्स बनाने का काम किसका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। उसी के अंतर्गत और फॉरेन एक्सचेंज मैनेज एक्ट फेमा 1999 इसके अंतर्गत रूलिंग बनाई हुई है। ईसीबीज आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर इंडियन कंपनीज। भारतीय कंपनियों के लिए ये जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग की सुविधा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा है फंड रेज करने के लिए, यानी कि पूंजी इकट्ठा करने की। देन स्पेशली फॉर एक्सपेंशन, ऑब्वियसली इंडिया में कोई कंपनी अपने आप को एक्सपैंड करना चाहती है तो उसे कैपिटल चाहिए, ईसीबी के थ्रू मिल जाएगी। मॉडर्नाइजेशन, कुछ अपग्रेडेशन करना है, आपको अपनी कंपनी को अपडेट करना है। और ओवरसीज एक्विजिशंस, या आपको विदेश की कोई शाखा वगैरह आपको खरीदनी है, एक्वायर करना है, यानी कि समझ लीजिए कुल मिलाकर के आपको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, उसी के लिए आपको फंड्स चाहिए। फंड्स का एक अच्छा माध्यम है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स, यानी कि फॉरेन लेंडर से फंड्स उधार लेना, वो भी फॉरेन करेंसी में। याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फेमा एक्ट के अंतर्गत ही ये काम किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स? ईसीबी मस्ट बी रेज्ड इन फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी, क्योंकि फॉरेन करेंसी में आप रेज कर रहे हो फंड, तो ये फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी जैसे यूएस डॉलर हो गया, यूरो हो गया, युआन हो गया, रिनमिनबी हो गया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, कैनेडियन डॉलर हो गया, ये फ्री कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी होती हैं। इसी में क्या किया जाएगा, लिया जाएगा। और इन इंडियन रुपीज या भारतीय रुपयों में, क्योंकि आप भारत से बोरो कर रहे हैं तो भारतीय रुपयों में हो सकते हैं। ये किस तरीके से, तो रूपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड या बॉन्ड, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड हो या मसाला बॉन्ड हो, बेसिकली ऐसे बॉन्ड जो इशू किए गए हैं फॉरेन में लेकिन इनका डिनोमिनेशन रूपी में मेंशन किया गया है, तो आप इन फॉर्मेट में क्या कर सकते हो, बोरो कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। अब ईसीबी के दो रूट होते हैं, ईसीबी के थ्रू फंड रेज करने के दो रूट होते हैं। एक को बोलते हैं ऑटोमेटिक रूट और दूसरे को बोलते हैं अप्रूवल रूट।
ऑटोमेटिक रूट का क्या मतलब है? ऑटोमेटिक रूट का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से प्रायर अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होगी, नाम ही ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक रूट वेयर द केसेस विल बी एग्जामिन्ड बाय द अथराइज्ड डीलर्स कैटेगरी 1 बैंक, यानी कि जो अथराइज्ड डीलर या कैटेगरी 1 बैंक्स होंगे वही क्या करेंगे, सारे के सारे मसलों को हल कर लेंगे। प्रायर अप्रूवल की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आवश्यकता नहीं होती है अगर ईसीबी को ऑटोमेटिक रूट के थ्रू परमिट किया गया है। अगर ईसीबी को अप्रूवल रूट के थ्रू परमिट किया गया है तो नाम से ही समझ जाइए अप्रूवल रूट, यानी कि अप्रूवल चाहिए, अंडर विच प्रोस्पेक्टिव बोरोवर्स, जो प्रोस्पेक्टिव बोरोवर्स हैं, आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन आरबीआई अप्रूवल। उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पहले अप्रूवल लेना होगा कि क्या मैं ईसीबी के थ्रू फंड रेज कर सकता हूं या नहीं। देन ईसीबी के थ्रू अगर फंड रेज करने की उनको आजादी मिली तभी वो क्या कर सकते हैं, फंड रेज कर सकते हैं बाय रूटिंग देयर रिक्वेस्ट थ्रू देयर एडी बैंक्स फॉर एग्जामिनेशन। और ये जो रिक्वेस्ट करी जाएगी उस प्रोस्पेक्टिव बोरोवर के द्वारा वो डायरेक्टली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से नहीं की जाएगी। ये जो रिक्वेस्ट है ये आपका जो एडी बैंक है यानी कि अथराइज्ड डीलर बैंक है उसी के माध्यम से ये रिक्वेस्ट की जाएगी। तो ऑटोमेटिक यानी कि प्रायर अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है, जो आपका एडी बैंक है वही मैनेज कर देगा, आप फंड रेज कर सकते हो। देन अप्रूवल रूट में जो आपका एडी बैंक है वो पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आपका कंफर्मेशन भेजेगा, अप्रूवल आता है देन आप फंड रेज कर पाओगे। तो दो रूट याद रखिएगा, ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट। तीसरा बात आती है इलिजिबल बोरोवर्स। कौन कौन सी ऐसी इकाइयां हैं या कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो ईसीबी के थ्रू फंड रेज कर सकते हैं। तो एलिजिबल बोरोवर्स में आता है ऑल एंटिटीज एलिजिबल टू रिसीव एफडीआई, यानी कि जितनी भी एंटिटीज हैं, ठीक है, वो ईसीबी यानी कि फंड रेज कर सकती हैं। जो एफडीआई रिसीव कर सकती हैं वो ईसीबी के थ्रू फंड भी रिसीव कर सकती हैं। एंटिटीज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टार्टअप, जो भी एंटिटीज स्टार्टअप का रिकॉग्निशन उनको मिला हुआ है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट, एज ऑन डेट ऑफ रेजिंग ईसीबी, जिस दिन वो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग के थ्रू फंड रेज करना चाहते हैं और उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टार्टअप का टैग मिला हुआ है तो वो भी फंड रेज कर सकते हैं। देन पोर्ट ट्रस्ट यूनिट इन सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एग्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ये सब फंड रेज कर सकते हैं। पोर्ट ट्रस्ट का मतलब जैसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, पोर्ट इकाइयां जो बनी हुई हैं, सेज जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में यूनिट्स बनी हुई हैं। देन रजिस्टर्ड एंटिटीज इंगेज्ड इन माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज, कोई भी रजिस्टर्ड यानी कि पंजीकृत इकाइयां जो कि माइक्रो फाइनेंस का काम कर रही है। माइक्रो फाइनेंस का मतलब होता है सूक्ष्म वित्त प्रदान करना, यानी कि अप टू 1 लाख रुपीस तक के लोन ये मार्केट में प्रोवाइड कर रही है, ये भी फंड रेज कर सकती हैं, ठीक है। दैट इज रजिस्टर्ड नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज, बेसिकली ये एनजीओ की तरह से रजिस्टर्ड कंपनीज हैं जो माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड कर रही हैं। रजिस्टर्ड सोसाइटी हो सकती है, कोई ट्रस्ट हो सकती है, कोई कोऑपरेटिव्स हो सकती हैं, सहकारी समितियां, एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि एनजीओज, ये आईएनआर ईसीबी यानी कि इंडियन रुपी में ईसीबी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग कर सकते हैं। तो ये हो गए सारे के सारे इलिजिबल बोरोवर्स, इनको एलिजिबिलिटी है कि ये फंड रेज कर सकते, ये पात्र हैं। देन एंड यूज, ईसीबी के थ्रू जो फंड रेज करोगे उसका इस्तेमाल कहां पे कर सकते हो, उसके इस्तेमाल को लेकर के भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, उन्हीं को एंड यूज कहा जाता है। तो समझिएगा, द नेगेटिव लिस्ट फॉर विच ईसीबी प्रोसीड्स कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड वुड इंक्लूड द फॉलोइंग। ईसीबी के थ्रू जो आप फंड रेज करोगे वो कहां कहां यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो बेसिकली ये नेगेटिव लिस्ट है। समझिएगा, पहला रियल एस्टेट एक्टिविटीज, यानी कि किसी भी प्रकार के रियल एस्टेट में कोई एक्टिविटीज में आप फंड अपना इन्वॉल्व नहीं कर सकते। दूसरा, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट, यानी कि शेयर्स वगैरह नहीं खरीद सकते, म्यूचुअल फंड्स वगैरह नहीं खरीद सकते। कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी बाजार में निवेश नहीं कर सकते ईसीबी के पैसों का। देन इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट का भी यही मतलब है, किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स वगैरह नहीं खरीद सकते, उसमें इक्विटी पार्टनरशिप नहीं कर सकते। देन वर्किंग कैपिटल पर्पस एक्सेप्ट फ्रॉम फॉरेन इक्विटी होल्डर,
ये बात याद रखिएगा, वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। वर्किंग कैपिटल का मतलब है डे टू डे रिक्वायरमेंट, क्योंकि अभी बताया था ना ईसीबी क्यों चाहिए, हमें अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए। ऐसे समझ लीजिएगा, आपने लोन लिया तो आप उससे कुछ ऐसा करिए जिससे आपकी इनकम बढ़े, ना कि वो खर्चा कर दीजिए जिससे इनकम नहीं होती है। जैसे समझिएगा, हमने उधार लिया और हमने अपने घर पर एक कमरा और बना दिया, तो एक कमरा और बना दिया, उसको किराए पे देंगे तो पैसा आएगा। हमने उधार लिया और बिजली का बिल चुका दिया, तो उधार चुकाओगे कहां से, क्योंकि बिल तो चुका दिया, पैसे खत्म। तो ये वर्किंग कैपिटल है, समझ गए। वर्किंग कैपिटल डे टू डे एक्टिविटीज के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो वर्किंग कैपिटल में भी हम क्या कर सकते हैं, फंड रेज नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। लेकिन अगर फॉरेन इक्विटी होल्डर है, यानी कि ऐसी कोई कंपनी जिन कंपनियों में विदेशी पैसा लगा हुआ है, उनको छोड़ करके वो लोग वर्किंग कैपिटल के लिए रेज कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के एक तरीके से पैसा आएगा। देन जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, आपको अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी फंड रेज नहीं करना है, एक्सेप्ट फ्रॉम फॉरेन इक्विटी होल्डर। सेम एज फॉरेन इक्विटी होल्डर है, यानी कि ऐसी कंपनी जो फंड रेज कर रही है लेकिन उसमें हिस्सेदारी किसी विदेशी इकाई की है, उसने एफडीआई के थ्रू पैसा दिया हुआ है, उसको छोड़ करके। देन रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन्स, रूपी लोन यानी कि इंडिया में जो आपने लोन ले रखा है रुपयों में लोन, वो फॉरेन करेंसी के थ्रू कन्वर्ट करके पे नहीं कर सकते हो। लेकिन अगेन याद रखिएगा, एक्सेप्ट फ्रॉम फॉरेन इक्विटी होल्डर, आपके फॉरेन इक्विटी होल्डर से अगर आपको मिला है तो आप कर सकते हो। देन ऑन लेंडिंग टू एंटिटीज, ठीक है, फॉर द अबव एक्टिविटीज, ठीक है, और लेंडिंग के लिए यानी कि पैसा उधार देने के लिए, इन्हीं एंटिटीज को पैसा उधार देने के लिए भी आप ईसीबी का पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो इन सब कामों को ध्यान में रखना होता है, ईसीबी के थ्रू जो आप फंड रेज कर सकते हो उसको कहां कहां इस्तेमाल करें। देन ईसीबीज रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स देख लीजिएगा, द लेंडर शुड बी रेजिडेंट ऑफ एफएटीएफ कंट्री। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये एक प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रीज को ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डालने का काम करती है। तो बेसिकली रेजिडेंट होना चाहिए उस कंट्री का जो एफएटीएफ के कंप्लायंस को पूरा करती हो, यानी कि ग्रे लिस्ट में या फिर ब्लैक लिस्ट में ना हो। अगर ग्रे या ब्लैक लिस्ट में होगी तो याद रखिएगा वहां का जो लेंडर है, ठीक है, लेंडर वहां का नहीं होना चाहिए। तो कंप्लायंट कंट्री होनी चाहिए। और आईओएसको का मतलब है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटीज कमीशन। देन मल्टीलेटरल एंड रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मल्टीलेटरल और रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये फंड ले सकते हैं वेयर इंडिया इज अ मेंबर कंट्री। जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, यहां इंडिया कंट्री है तो ये मल्टीलेटरल और रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। जैसे एडीबी रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है क्योंकि एशिया में ही ऑफिसेज है, और वर्ल्ड बैंक ग्लोबल एंटिटी है, ठीक है। विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स, ये लेंडर्स है यानी कि उधार देने वाले। इंडिविजुअल्स एज लेंडर्स कैन ओनली बी परमिटेड इफ दे आर फॉरेन इक्विटी होल्डर्स और फॉर सब्सक्रिप्शन टू बॉन्ड डिबेंचर लिस्टेड अब्रॉड। इंडिविजुअल्स को तभी लेंडर मानेंगे जब उसको परमिट किया गया हो, अगर वो फॉरेन इक्विटी होल्डर है, अगर वो कौन है, फॉरेन इक्विटी होल्डर है, ठीक है, और फॉर सब्सक्रिप्शन टू बॉन्ड्स यानी कि उसने सब्सक्राइब कर रखा है बॉन्ड्स या डिबेंचर लिस्टेड अब्रॉड, जो विदेश में लिस्टेड है उनके बॉन्ड या डिबेंचर में उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो ऐसे इंडिविजुअल को भी हम लेंडर मान सकते हैं, ठीक है। देन फॉरेन ब्रांचेस या सब्सिडरीज ऑफ इंडियन बैंक, भारतीय बैंकों की जो विदेशी शाखाएं हैं, ठीक है, वो भी लेंडर के तौर पे काम कर सकती हैं। आर परमिटेड एज रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स ओनली फॉर एफसीवाई ईसीबी, एफसीवाई ईसीबी यानी कि फॉरेन करेंसी ईसीबी। अगर आईएनआर ईसीबी होगा तो ये फॉरेन ब्रांचेस या सब्सिडरीज ऑफ इंडियन बैंक्स ये एलिजिबल नहीं है। देन foreign branches subsidiaries of Indian bank subject to applicable prudential norm can participate as arrangers, underwriters, market makers, trader for rupee denominated bond issued overseas। अभी बताया था ना मसाला बॉन्ड या रूपी डिनोमिनेटेड, यानी कि आप इशू तो फॉरेन में कर रहे हो लेकिन डिनोमिनेशन उसका मूल्य वर्ग कौन सा है, रुपयों का मूल्य वर्ग है, यानी कि आप फॉरेन करेंसी में रेज नहीं कर रहे हो, आईएनआर में। तो यहां पर लिखा हुआ है कि ऐसी फॉरेन ब्रांचेस या इंडियन बैंक की सब्सिडरीज सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल प्रूडेंशियल नॉर्म्स, जो भी प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे उनके ऊपर, ये पार्टिसिपेट कर रही हैं अरेंजर्स यानी कि अरेंज करवाने में।
अरेंजर्स हो सकती हैं, अंडरराइटर जो रिस्क अवेल करता है, मार्केट मेकर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, ये बन सकते हैं रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स में। हाउएवर अंडरराइटिंग बाई फॉरेन ब्रांचेस सब्सिडरीज ऑफ इंडियन बैंक फॉर इशुएंस बाई इंडियन बैंक्स विल नॉट बी अलाउड। अंडरराइटिंग किसकी अलाउड नहीं है? अंडरराइटिंग बाई फॉरेन ब्रांचेस या सब्सिडरीज ऑफ इंडियन बैंक। तो अंडरराइटिंग फॉर इशुएंस के लिए अलाउड नहीं है, बाई इंडियन बैंक्स विल नॉट बी अलाउड। इशुएंस में नहीं, अरेंजर्स बन सकते हैं, अंडरराइटर बन सकते हैं, लेकिन अंडरराइटर इशुएंस में नहीं बन सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स हो गए सारे के सारे। अब मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी देख लीजिएगा, यानी कि जो फंड आपने लिया है वो कब वापस करना है, मिनिमम मैच्योरिटी कितनी होगी। ऐसा नहीं कि जो ईसीबी के थ्रू फंड रेज किया है 7 दिन में वापस करना है, ऐसा लोन नहीं है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लिया गया है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या कर रही है, ईसीबी रेज कर रही है, $50 मिलियन तक रेज कर सकती है, या इसके समकक्ष $50 मिलियन ये अमाउंट है। अब इंडियन रुपी में काउंट करोगे तो इसी के बराबर का काउंट कर सकते हो। अगर INR ईसीबी है तो ईसीबी USD 50 मिलियन और इट्स इक्विवेलेंट पर फाइनेंशियल ईयर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ले सकते हैं, और मिनिमम मैच्योरिटी है 1 ईयर की। देन ईसीबी इज रेज्ड फ्रॉम फॉरेन इक्विटी होल्डर, यानी कि ईसीबी के थ्रू फंड किससे रेज किया गया है? उस एंटिटी से जिसका हमारी कंपनी में ऑलरेडी निवेश है, वो फॉरेन इक्विटी होल्डर है, उसी से हम पैसे ले रहे हैं। तो वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए भी ले सकते हैं, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी ले सकते हैं, और रूपी लोन को रीपेमेंट करने के लिए भी ले सकते हैं, जिसकी मिनिमम मैच्योरिटी कितनी होगी? 5 साल। यानी कि ये पैसा 5 साल में आपको वापस करना है, मिनिमम, कम से कम 5 साल तक के लिए तो है ही है। देन ईसीबी इज यूटिलाइज्ड फॉर, ईसीबी अगर यूटिलाइज करी गई है वर्किंग कैपिटल पर्पस या जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, या रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन अवेल डोमेस्टिकली फॉर नॉन कैपेक्स, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, तो इसके लिए 10 वर्ष है मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी। ईसीबी इज यूटिलाइज्ड फॉर, अगर ईसीबी यूटिलाइज करी गई है रूपी लोन जो कि डोमेस्टिकली रेज किया गया है, तो इसके लिए कितना टाइम दिया गया है? 7 वर्ष का टाइम दिया गया है। देन स्टार्टअप्स, आपको बताया था ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप है तो उसके लिए कितना टाइम है? यहां पर 3 साल का टाइम है, ध्यान रखिएगा, 3 इयर्स। तो ये मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था रिलेटेड टू ईसीबी, यानी कि एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स। अब आपके लिए एक इंफॉर्मेशन, CAIIB का महापैक आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, जहां पर आपको 9+ सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, 15+ फाउंडेशन एंड MCQs बैचेस कवर होते हैं, 2000+ लाइव क्लासेस कवर होती हैं, 500+ मॉक्स एंड क्विजेस ये मिलेंगे आपको, 200+ क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, और 24/7 ये डाउट सपोर्ट आपको रहेगा। कभी भी आप डाउट पूछ सकते हैं। 2 वर्षों के लिए इसका प्राइस है 6,999, 1 ईयर के लिए इसका प्राइस है 4,999, और 6 मंथ के लिए इसका प्राइस है 3,999, ध्यान रखिएगा। CAIIB फाउंडेशन बैच 2.0 है, जिसका प्राइस 2499 रखा गया है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं pw.live, बस इस पर लॉगिन कर लीजिएगा, और गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन आएगा, उसमें चले जाइएगा, JAIIB CAIIB, ये सेक्शन आपको मिल जाएगा। बस इस सेक्शन में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, सारी डिटेल, जो बैचेस इस समय चल रहे हैं उन सब की डिटेल आपको मिल जाएगी। इंडिविजुअल बैचेस का भी ऑप्शन है परचेज करने का, ठीक है। तो अगेन, चाहे वो BFM का हो, चाहे ABFM का हो, चाहे ABM हो या BRBL हो, ये भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। मुझसे टेलीग्राम पर अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो ये QR कोड आपके सामने है, इस QR कोड को स्कैन करिए और हमसे जुड़ जाइए। देन वहां पर भी नंबर ऑफ डिस्कशंस होते रहते हैं, कुछ भी आपको आगे फर्दर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो अगेन ऐसे ही सेशन के साथ मैं आपसे मिलता रहूंगा। आज मुझे दीजिए इजाजत, थैंक यू।